नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। भारत और बांग्लादेश ने कहा, दोनों देशों के बीच संबंध पूरे क्षेत्र के लिए एक आदर्श के रूप में सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच नई यात्री रेलगाड़ी का उद्घाटन किया। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 82% से अधिक और असम में 77% मतदान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। गुजरात सरकार ने 1 अप्रैल से राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य की। भारत में 6 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच आज पुणे में। और बैडमिंटन में भारत के कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन की जोड़ी ओरेलियंस मास्टर्स टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 75वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। भारत और बांग्लादेश ने कहा है कि दोनों देशों के संबंध पूरे क्षेत्र के लिए एक आदर्श के रूप में सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि श्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच 50 वर्ष की भागीदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत और परिपक्व हुई है। भारत बांग्लादेश ने ये स्वीकार किया है कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। दोनों देशों ने हर तरह के आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के प्रति संकल्प व्यक्त किया। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर शुक्रवार को बांग्लादेश पहुंचे थे। कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद ये किसी देश की श्री मोदी की पहली यात्रा थी। ये यात्रा बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती और दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों की स्वर्ण जयंती के अवसर पर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल ढाका और पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई यात्री रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। मिताली एक्सप्रेस विशेष रेलगाड़ी बांग्लादेश में सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन चिलाहाटी होते हुए ढाका छावनी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। ये गाड़ी न्यू जलपाईगुड़ी से रविवार और बुधवार को रवाना होगी, जबकि ढाका छावनी से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए सोमवार और बृहस्पतिवार को चलेगी। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर ये यात्री गाड़ी चलाई गई है। इस रेलगाड़ी में 4 वातानुकूलित डिब्बे, 4 वातानुकूलित कुर्सीयान और 2 पावर कार ब्रेक वैन सहित 10 डिब्बे होंगे। इससे दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ढाका और कोलकाता के बीच मैत्री एक्सप्रेस और खुलना तथा कोलकाता के बीच बंधन एक्सप्रेस के बाद दोनों देशों के बीच ये तीसरी रेलगाड़ी है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि सामान्य स्थिति बहाल होने पर ये रेल सेवा शुरू होगी। दोनों देशों ने कोविड महामारी शुरू होने के बाद रेल सेवा बंद कर दी थी।
समाचार कक्ष से किरण शर्मा। इससे पहले बांग्लादेश के ओराकांडी में मौथुआ समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश अस्थिरता, आतंकवाद और अशांति के बजाय विश्व में स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश ने अपना सामर्थ्य दिखाया है। कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध करके दिखाया है। दोनों ही देश एक साथ मिलकर इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक भी पहुंचे, भारत इसे अपना कर्तव्य समझकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ओराकांडी में कन्या माध्यमिक विद्यालयों में आगे की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। ओराकांडी में भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी, नई आधुनिक सुविधाएं जोड़ेगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा यहां एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। ये भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी को श्रद्धांजलि है। हम बांग्लादेश सरकार के भी आभारी हैं जो इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग कर रही है। प्रधानमंत्री ने तुंगीपाड़ा स्थित बंगबंधु मुजीबुर रहमान के मकबरा परिसर में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत शेख मुजीबुर रहमान को पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी पहले ऐसे विदेशी शासनाध्यक्ष हैं जिन्होंने बंगबंधु के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 82% से अधिक मतदान हुआ, जबकि असम में 77% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में विधानसभा के 30 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। असम में इस चरण में 47 सीटों पर मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 5 जिलों में 30 सीटों के लिए 191 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में 21 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, जबकि असम में 23 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं। केरल में आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले मतदाताओं के लिए आज से डाक से मतदान शुरू हुआ। मतदान इस महीने की 30 तारीख तक विधानसभा क्षेत्रों के 14 जिलों के विशेष मतदान केंद्रों पर किया जाएगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के समय कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार चरम पर है। कुछ इलाकों में प्रचार के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में भी प्रचार किया जा रहा है। मदुरई दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्दलीय प्रत्याशी ने तो हर मतदाता को चांद पर ले जाने का आश्वासन दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि एआईएडीएमके राष्ट्रवादी मनोदशा वाला क्षेत्रीय दल रहा है। कल तिरुवरुर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा एआईएडीएमके पार्टी के साथ गठबंधन से खुश है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चेन्नई में प्रचार किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने मदुरई में कहा कि तमिलनाडु सरकार भाजपा की कठपुतली बनकर रह गई है और वो जनता की नहीं बल्कि भाजपा की सुन रही है। उधर एआईएडीएमके पार्टी के संयुक्त सचिव और राज्य के मुख्यमंत्री पलनीसामी ने मतदाताओं को अपनी उपलब्धियां बताई। डीएमके नेता स्टालिन ने सत्तारूढ़ दल पर लोगों की जरूरतों को अनसुना करने का आरोप लगाया। एक अन्य घटनाक्रम में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यव्रत साहू ने कहा कि राज्य में चुनाव की तारीख से 72 घंटे पहले ही बाइक रैली पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्यों को सुझाव दिया गया कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और कंटेनमेंट का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इन राज्यों को बताया गया कि पिछले वर्ष मई के बाद देश में कोविड मामलों की साप्ताहिक संख्या और मृत्यु दर में तेजी से वृद्धि हुई। बैठक में विशेष रूप से उन 46 जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया जहां इस महीने संक्रमण के बढ़ते मामलों के 71% मामले सामने आए और इससे जान गंवाने वालों की संख्या 69% रही है।
सर्वाधिक संक्रमण वाले महाराष्ट्र में कुल 36 जिलों में से 25 सबसे अधिक प्रभावित हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान लोगों में कोविड आचरण, कंटेनमेंट और प्रबंधन कार्यनीति के बारे में काफी ढिलाई देखी जा रही है। हालांकि संक्रमण के प्रसार की चेन को तोड़ने के लिए इन 46 जिलों में प्रभावी कंटेनमेंट और कम से कम 14 दिन तक संक्रमितों के संक्रमण में आने वालों का पता लगाने का परामर्श किया गया था। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के 71 दिन के भीतर 6 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। कल 15 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाने का काम इस वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुआ था। इसके पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई थी। 2 फरवरी से अग्रणी कार्यकर्ताओं को टीके लगाने का काम शुरू हुआ। 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और कई रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 94.84% हो गई है। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। हालांकि कई राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने से देश में संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस समय 4,52,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जो कुल संक्रमित मरीजों का 3.8% है। कल 52,000 से अधिक नए मरीज सामने आए। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 19 लाख से अधिक हो गई है। दिल्ली में कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर होली न मनाएं, बल्कि रंगों का त्योहार अपने परिवार में ही मनाएं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर होली मनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए सभी जिलों में टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उपायुक्त दीपिका शर्मा ने लोगों से होली, नवरात्रि और शबे बारात का त्योहार सार्वजनिक स्थलों पर न मनाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से इस साल होली मनाने की बजाय कोविड टीका लगाने का अनुरोध किया है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए होली, शबे बारात, नवरात्रि इत्यादि इनको हम किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ना मनाएं, अपने घर में ही परिवारजनों के साथ मनाएं, जिससे ये जो केस बढ़ रहे हैं इन पर रोक लगाई जाए। सभी से मेरा अनुरोध है, मास्क जरूर लगाएं, बार बार हाथ धोते रहें, इधर उधर थूके नहीं और हर समय 2 गज की दूरी बनाए रखें। इस बार होली रंग से ना मनाएं, बल्कि वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी को फैलने से रोकें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि कल होली के दिन रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दोपहर बाद 2:30 बजे तक मेट्रो सेवाएं नहीं चलेंगी। मेट्रो रेल सेवा कल सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशन से दोपहर बाद 2:30 बजे शुरू होगी और उसके बाद सामान्य रूप से जारी रहेंगी। दिल्ली में कल कोरोना के 1,558 मरीज सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,55,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक 6,38,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। भारत और बांग्लादेश ने कहा, दोनों देशों के बीच संबंध पूरे क्षेत्र के लिए एक आदर्श के रूप में सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच नई यात्री रेलगाड़ी का उद्घाटन किया। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 82% से अधिक और असम में 77% मतदान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। गुजरात सरकार ने 1 अप्रैल से राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य की। भारत में 6 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय मैच आज पुणे में। और बैडमिंटन में भारत के कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन की जोड़ी ओरिलियंस मास्टर्स टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। गुजरात सरकार ने राज्य में 1 अप्रैल से प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। ये रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। राज्य में कल कोरोना के 2276 मामले सामने आए। ये किसी एक दिन में गुजरात में कोरोना के रोगियों की सर्वाधिक संख्या है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कल 1534 लोगों को कोरोना के इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 10,871 हो गई है। कल सामने आए ताजा मामलों में से सबसे अधिक 760 मामले सूरत जिले में से दर्ज हुए हैं, जबकि अहमदाबाद में से 612, वडोदरा में से 326 और राजकोट में से 172 नए मामलों की पुष्टि हुई है। IIM अहमदाबाद और IIT गांधीनगर जैसी देश की प्रतिष्ठित संस्थानों में भी कोविड संक्रमण बढ़ता नजर आ रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि वर्तमान में IIM अहमदाबाद में कोविड के 40 जबकि IIT गांधीनगर में 25 सक्रिय मामले हैं। इस बीच राज्य में टीकाकरण के अभियान को तेज बनाया गया है। कल राज्य में 2,98,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगवाया गया। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तेलंगाना सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक रूप से एकत्रित होने, भीड़भाड़ करने, रैली और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने इस बारे में 2 अलग-अलग सरकारी आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि शब-ए बारात, होली, उगादी, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और रमजान जैसे धार्मिक त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति नहीं होगी। एक अन्य आदेश में सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक वाहनों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने देश में महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। डॉक्टर सुधाकर ने लोगों से मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में संक्रमित होने की दर 1.6% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है और ये अच्छे लक्षण नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कोविड जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने कहा है कि राज्य में रात का कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। 1 स्क्रीन वाले सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, मॉल, ऑडिटोरियम और रेस्तरां रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। 5 व्यक्तियों को एक साथ एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने वाले से 1,000 रुपए का अर्थदंड वसूला जाएगा। पार्क, समुद्र तट सहित सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद होने के आदेश जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष की होली सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानक का पालन करते हुए और बिना एक दूसरे के संपर्क में आए हुए साधारण तरीके से मनाई जानी चाहिए।
सरकार ने आदेश दिया है कि होली और रंग पंचमी के दिन बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कई जिला प्रशासनों ने सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर होली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा लोगों से व्यक्तिगत आयोजन से बचने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर का उद्घाटन किया। हमारे गोरखपुर संवाददाता ने बताया है कि ये राज्य के पूर्वांचल भाग में पहला और उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गोरखपुर चिड़ियाघर का निर्माण रिकॉर्ड 4 वर्ष में पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर न केवल लोगों के मनोरंजन और ज्ञानार्जन का साधन बनेगा, बल्कि ये क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को भी विस्तार देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस चिड़ियाघर का नामकरण महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर किया जाना राष्ट्र के इस महान सपूत के प्रति श्रद्धांजलि है। गोरखपुर के चिड़ियाघर का शिलान्यास मई 2011 में हुआ था, लेकिन इसके निर्माण कार्य ने वर्ष 2017 के बाद तेजी पकड़ी। चिड़ियाघर में वन्यजीव लाने का कार्य पिछले महीने से शुरू हुआ और अब तक यहाँ 31 प्रजातियों के 153 वन्यजीव आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ शेर, बाघ, तेंदुआ, दरियाई घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, चीतल, सियार, अजगर, घड़ियाल जैसे जानवर देखने को मिलेंगे। चिड़ियाघर में दर्शकों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला 7D थिएटर भी बनाया गया है। थिएटर में शो के दौरान दर्शकों को बारिश, बिजली, कोहरे, धुएं और सुगंध जैसे 13 इफेक्ट का एहसास होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। केंद्र ने पंजाब में कोविड के बढ़ते मामलों और फसल के देरी से पकने के कारण रबी विपणन मौसम 2021-22 के दौरान राज्य सरकार को गेहूं खरीदने की अवधि फिर से निर्धारित करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब ने 1 अप्रैल से 25 मई की बजाय 10 अप्रैल से 31 मई तक फसल खरीद पुनः निर्धारित करने का अनुरोध किया था। दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। 56 दिन तक चलने वाली ये यात्रा पहलगाम और बालताल मार्गों से 28 जून को शुरू होगी और 22 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। एक रिपोर्ट। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने बताया है कि राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकृत डॉक्टरों या चिकित्सा संस्थाओं से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही पंजीकृत बैंक शाखाओं पर स्वीकार किए जाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से हम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पूरे देश में 446 अलग अलग 3 बैंकों की शाखाओं, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक। इसमें जो यात्रा के रजिस्ट्रेशन के अलग अलग स्टेप्स हैं, वो हमारे www.shriamarnathshrine.com वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरे प्रक्रिया वहाँ हमने लगा रखी है। जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे उनके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो दोनों तरह के यात्रियों को, चाहे वो हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हो या सड़क मार्ग से कर रहे हो, उनको लाना जरूरी होगा। इस वर्ष की यात्रा के लिए 15 मार्च के बाद जारी स्वास्थ्य पत्र ही वैध होंगे। कोविड मानकों के अनुसार 13 वर्ष से कम आयु के या 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का तथा 6 हफ्ते से अधिक की गर्भवती महिलाओं का इस वर्ष की यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं होगा। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के वांगम इलाके में कल शाम सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद वांगम में तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही इलाके को घेरकर तलाशी शुरू की गई, आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। आतंकियों से हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में एक सैन्यकर्मी शहीद हो गया, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। सर्दियों में करीब 4 महीने तक बंद रहने के बाद लेह मनाली राजमार्ग आज यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही लद्दाख सड़क मार्ग शेष भारत से जुड़ जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में साबरमती से दांडी तक चले मार्च के 17वें दिन आज ये मार्च सूरत की ओर रवाना होगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कल भरूच जिले के सरोद गांव में यात्रा में हिस्सा लिया। पदयात्रियों को संबोधित करते हुए श्री खान ने कहा कि दांडी मार्च का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान है। दांडी मार्च से पता चला था कि वास्तविक सत्ता धन या किसी अन्य शारीरिक साधनों से नहीं मिलती है, बल्कि ये स्व अधिकारिता से मिलती है। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षण वर्ष 2021-22 के लिए पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 अप्रैल से सुबह 10 बजे से 19 अप्रैल देर शाम 7 बजे तक होगा।
प्रवेश संबंधी विवरण विद्यालय की वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी कक्षा और इसके ऊपर की कक्षाओं के लिए उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश के लिए ऑफलाइन पंजीकरण 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगा। 11वीं कक्षा के लिए पंजीकरण प्रपत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। म्यांमार में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नृशंस हत्या की अमेरिका ने निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि कल म्यांमार में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने से अमेरिका चिंतित है। उन्होंने कहा कि म्यांमार का सैन्य शासन किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता बचाए रखने पर आमादा है। श्री ब्लिंकेन ने कहा कि म्यांमार की जनता ने सैन्य शासन के आतंक के सामने न झुकने का जिद दिखाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज पुणे में खेला जाएगा। ये मैच दिन में 1:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। बैडमिंटन में ओरलियंस मास्टर्स टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन की जोड़ी का मुकाबला इंग्लैंड के बेन लेन और सीन वेंडी की जोड़ी से होगा। कल सेमीफाइनल में कृष्णा और विष्णु ने इंग्लैंड के कैलम हेमिंग और स्टीवन स्टालवुड की जोड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में अश्विनी पोनप्पा और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। इससे पहले महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भी अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में भारत की साइना नेहवाल लिने क्रिस्टोफरसन से पराजित हो गईं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद सिद्धार्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला लिखता है, भारत बांग्लादेश में 5 करार, मोदी बोले विकास पथ पर साथ बढ़ेंगे आगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, स्थिरता शांति चाहते हैं भारत बांग्लादेश, नई यात्री ट्रेन का उद्घाटन। लोक सत्य के शब्द हैं, बांग्लादेश को प्रधानमंत्री ने दी कई सौगात। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री के ओराकांडी काली मंदिर में विश्व के कोरोना वायरस से मुक्त होने की प्रार्थना को सचित्र दिया है। इसी खबर को हिंदुस्तान ने सचित्र देते हुए सुर्खी दी है, बांग्लादेश से मोदी का संदेश, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरणों में हुए मतदान को पंजाब केसरी ने सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बंगाल में बंपर वोटिंग, 80% मतदान से ईवीएम मालामाल। जनसत्ता के शब्द हैं, असम में पहले चरण में 72.14% वोट पड़े। वीर अर्जुन लिखता है, बंगाल चुनाव हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण रहा मतदान। कोरोना की दूसरी लहर पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, देश के 46 जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित। लोक सत्य लिखता है, केंद्र सरकार ने 12 राज्यों से की मीटिंग, कहा टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएं सभी राज्य। बकौल अमर उलाजा, त्योहारों ने बढ़ाई चिंता, 62,000 नए केस, 12 राज्यों के 46 जिलों में सख्ती। पत्र लिखता है, सबसे ज्यादा लोगों को टीका लगाने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर, अमेरिका पहले स्थान पर। हरिभूमि ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाले के हवाले से लिखा है, भारत में कोविड-19 टीके कोवैक्स का नैदानिक परीक्षण शुरू हो गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल सितंबर तक उतारी जा सकती है ये नई वैक्सीन। होली के अवसर पर सोमवार को दिल्ली में मेट्रो की सेवाएं सुबह के वक्त बंद, दोपहर 2:30 बजे से दोबारा मेट्रो सेवा शुरू होने की खबर हिंदुस्तान में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। भारत और बांग्लादेश ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध पूरे क्षेत्र के लिए एक आदर्श के रूप में सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच नई यात्री रेलगाड़ी का उद्घाटन किया। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 82% से अधिक और असम में 77% मतदान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। गुजरात सरकार ने 1 अप्रैल से राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य की। भारत में 6 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज पुणे में। और बैडमिंटन में भारत के कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन की जोड़ी ओरेलियंस मास्टर्स टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।